नमस्कार दोस्तों, जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्णा, जय राव तुलाराम जी, जय परमवीर चक्रधारी योगेंद्र यादव। दोस्तों, आज का कुछ सवाल है और जिसका मुझे आपको जवाब देना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरा आप सबसे सवाल ये है, आज का हमारा विषय है आरक्षण की ज़रूरत किसको है, यादवों को, स्वर्ण समाज को या फिर भीमटा को। दूसरा सवाल है मेरा आज के जो कि मैं जवाब दूंगा आज के ही वीडियो में, ठीक है। साथ ही आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे यादव आरक्षण के मामला में कहां पर एग्जिस्ट हैं या खड़े हैं। और तीसरा सवाल होगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण में क्या अंतर है। चौथा हमारा सवाल ये होगा ओबीसी कास्ट के अंदर जो यादव होते हैं, ओबीसी जो होते हैं मतलब कि क्लासेज, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। एक अपर क्लासेस ओबीसी, एक लोअर क्लासेस ओबीसी। तो अपर क्लास ओबीसी में और लोअर क्लास ओबीसी में क्या डिफरेंस है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। और पांचवा सवाल हमारा ये होगा कि यादव जय भीम नमो बुद्धाय क्यों बोले, जब यादवों के अपने ही खुद के महापुरुष हैं, अपनी खुद की आइडियोलॉजी है और खुद भी यादव एससी एसटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। और जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने यादवों के लिए कोई काम भी नहीं किया, ना ही यादवों को कोई आरक्षण दिलवाया। तो यादव समाज के लोग जय भीम नमो बुद्धाय क्यों बोले, खुद को शूद्र क्यों माने, जबकि उसका समाज में क्षत्रिय जैसा स्टेटस है। और हमारा लास्ट सवाल ये होगा यादव चंद्रवंशी कैसे हैं और साथ ही चंद्रवंशी क्षत्रिय कैसे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज के हमारे इस वीडियो में, ताकि आपको हमारे इन सवालों के जवाब मिल सके। दोस्तों, आरक्षण जो है पुरानी परंपरा थी, ठीक है, जो कि पुराने समय में अंबेडकर साहब ने केवल अपने जाति के लोगों को दिलवाया था, जो कि एससी एसटी था, जिनको मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऊंची जाति के साथ ये लोग नहीं रह पाते थे, चाहे जैसे कि यादव हो गए, जाट हो गए, गुर्जर हो गए या फिर राजपूत हो गए, ठीक है। तो इन लोगों ने या भूमिहार हो गए, इन लोगों ने इनके समाज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। इनको सही से जीने का अधिकार नहीं था, इनको मुंह पर मूछ रखने तक का अधिकार नहीं था। तो उस समय अंबेडकर साहब ने आरक्षण दिलवाए थे। लेकिन अब के समय में दोस्तों परंपराएं बदल चुकी है, लेकिन ये लोग अब भी आरक्षण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने में एक एक व्यक्ति का मतलब कि फट के हाथ में आ जाता है। फिर भी देखिए ये लोग वो एक तरफ कहते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी के लोग एक समान हैं, ठीक है। ना तो ओबीसी के अंदर ये अपर ओबीसी की बातें करेंगे कभी, ना ही लोअर ओबीसी की। ये जब भी बात अपने मंच पे करेंगे तुरंत जोड़ देंगे यादव, कोरी, कुशवाहा, जाट वगैरह तुरंत बोल देते हैं। लेकिन ये सोचते नहीं कि इनकी जाति कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये देख लीजिए आंकड़ा जो है नीट 2023 एमबीबीएस एडमिशन की है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा हमारे देश में जो है कॉलेज बहुत ही कम है, जिस वजह से दोस्तों सिलेक्शन बहुत ही कम बच्चे के हो पाते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन का फैक्टर है। तो अब मैं कुछ राज्य की बता रहा हूँ। देखिए बिहार का क्या मामला है, 616 में जनरल कैटेगरी। अच्छा, जनरल कैटेगरी क्या होती है दोस्तों? जनरल कैटेगरी ज़रूरी नहीं है कि जो लोग स्वर्ण का क्लास में आ रहे हैं वही जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में यादव भी आ सकते हैं, जाट भी आ सकते हैं, गुर्जर भी आ सकते हैं और कोई भी जातियां आ सकती है, मतलब कि अगर वह नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है तो, ठीक है। इसलिए जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड है वो उनके लिए, तो जनरल कैटेगरी की मैं बातें नहीं करूँगा। अब बात देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच की है, ठीक है दोस्तों। इस बार जो है 2023 के अंदर कट ऑफ इतना अधिक भाग गया था कि ओबीसी को जो है, ओबीसी का जो सिलेक्शन है 605 मार्क पे हो रहा था और ईडब्ल्यूएस का 610 पर, मतलब उल्टा देखिए ईडब्ल्यू का ही कट ऑफ मतलब कि नहीं 605 मार्क लाने हैं, मतलब कि इसको क्या कहते हैं ओबीसी समाज को, और 610 मार्क लाने हैं मतलब ईडब्ल्यूएस समाज को, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जब आंकड़ा आप मिला के देख लीजिए, चंडीगढ़ में का नहीं आंकड़ा दिया गया है और गुजरात का अगर आप देख लीजिए तो 546, 572
और गोवा का देखिए 400, गोवा का देखिए 382, 424। और देखिए SC ST के अंदर कितना डिफरेंस है ओबीसी में। जहां ओबीसी को 605 चाहिए, उनको 446 चाहिए। और देख लीजिए आप लोग ST के अंदर 434 चाहिए। PWD को छोड़ते, जो फिजिकली मतलब कि डिसेबल होते हैं उनके लिए वो छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों 605 और 446 और 434 कितना अधिक मात्रा में अंतर है। लेकिन ये लोग निठल्ले मुंह से कह देते हैं कि SC ST OBC तो एक ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर साहब ने कभी भी यादवों को या कभी भी मतलब कि उन्होंने छोटी जाति समझी ही नहीं। दोस्तों अंबेडकर का मानना था कि राजपूत हो गए, यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, इन लोगों ने दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा पुरजोर अत्याचार किए हैं। इनके लोगों को सताएं, इनके लोगों को कभी सही से अधिकार नहीं दिए हैं। मतलब अंबेडकर के अकॉर्डिंग ये लोग भी क्षत्रिय ही हैं। लेकिन दोस्तों इनके लोगों ने अब राजनीति करनी शुरू कर दी है। अब ये सिर्फ जिम्मेदार ब्राह्मण को ठहराते हैं और बाकी जातियों को ये अपने ही बराबर के समझ रहे हैं। कभी ये राजपूत को बता देते हैं कि ये भी अंबेडकरवादी हैं, तो कभी यादव को बताते हैं। और दोस्तों बहुत सारे मैं आपको बता दूं, यादव ही नहीं राजपूत भी इनके झांसे में आ रहे हैं, अपने अपने भगवान को गाली दे रहे हैं, अंबेडकर को भगवान मानते हैं। जब जन्माष्टमी आता है तो हमारे ही भगवान राम भगवान, कृष्ण भगवान, महादेव को ये लोग उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं। क्यों दोस्तों? एक तरफ इनको पुजारी भी बनना है, दूसरे तरफ इनको धर्म का विरोध भी करना है। तो दोगलापन ये देश में कैसे चलेगा? चलिए दोस्तों आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आंकड़ा। दोस्तों आप ये देख लीजिए जेई एडवांस जो होते हैं उनके, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों जेई एडवांस के रिजर्वेशन में आपको पता होगा पूरे भारतवर्ष का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस एडवांस का, ठीक है। मेंस तो फिर भी कॉलेज मिल जाता है, उतना समस्या आती नहीं है फिर भी, लेकिन जेई एडवांस का जो मतलब कि होता है ना, तो उसमें बहुत ही मतलब कि मुश्किल होती है। उसमें देख लीजिए ओबीसी को जो है 87.54% का मतलब कि कट ऑफ मिलता है, ठीक है। EWS को 82 का। आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, EWS और OBC में मात्र माइन्यूट डिफरेंस आपको नज़र आएगा। फिर ये देखिए SC के अंदर 74। दोस्तों इतने बड़े एग्जामिनेशन के अंदर अगर 74.8 अगर इनको कट ऑफ दे दिया जाए तो हम लोग, हमारे परिवार, हमारे लोग मतलब यादव समाज कहाँ जाएंगे, या OBC समाज कहाँ एग्जिस्ट करती है। और फिर EWS 82.83 इनका है, ठीक है दोस्तों। इनको लेकिन बहुत ज़्यादा EWS वाले को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि कुछ जितने बहुत सारे राज्य हैं जहां पर OBC यानी यादव जाति का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन दोस्तों आप मेरी विश्वास कीजिए केंद्र में यादवों की सरकार मतलब उतनी अधिक बुलंदी से नहीं पहुंच पाती है। यादव उतना मजबूत केंद्र में नहीं है पॉलिटिकल तौर पे आप देखें तो, ठीक। तो इन लोगों को वहाँ भी प्रिविलेज मिल ही जाता है, लेकिन यादवों को उतना नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए SC ST के अंदर और OBC के अंदर कितना अधिक डिफरेंस है और कितना बड़ा डिफरेंस है जेई एडवांस में। चलिए आगे और भी दिखाता हूँ आपको डिफरेंस, फिर पता चलेगा आरक्षण से वास्तव में किसको लाभ है। और यादवों को आरक्षण की दोस्तों वास्तव में ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो व्यक्ति 82.83 कट ऑफ ला सकता है, मतलब 87.85 तक पहुंच सकता है, वो 82 तक भी पहुंच सकता है यार। तो हमें तो किसी भी तरह से मतलब कि आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में ये लोग हमें बदनाम किए जा रहे हैं। आगे देखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे वीडियो बताने से पहले बता दूं कि जो बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है निकल के आई। दोस्तों क्लियर पता चल गया कि बिहार के अंदर जो है यादव जाति सबसे मजबूत जाति है, जिनकी आबादी लगभग 14.26% है। रविदास यानी एक चमार जाति की आबादी 5.2% है। कोरी जाति की आबादी 4.2 है। ब्राह्मण की 3.65, राजपूत की 3.45, मुसहर की 3.08, भूमियार 2.86, कुर्मी 2.8, मुल्ला 2.60, बनिया
3 और कायस्थ 0.6। चलिए इन बातों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जब जाति जनगणना निकली तो यादव समाज के ऊपर जो छोटी जाति के लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए, मैं उनके ऊपर अभी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो में मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप कैटेगरी देखिए। जनरल कैटेगरी को हम लोग नहीं कह सकते, सिर्फ स्वर्ण के लोग जाते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी का मतलब हुआ अनरिजर्व। ओबीसी के अंदर भी वह जाति जनरल कैटेगरी में आती है जो लोग क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। और क्रीमी लेयर क्या होते हैं और क्या नहीं, मैं अभी 2 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक। अब ईडब्ल्यूएस देखिए, ईडब्ल्यूएस को 63 से 67 मिलता है और ओबीसी का कट ऑफ जो होता है 67 से 72। यहाँ भी देखिए दोस्तों कट ऑफ के मामले में, मतलब ओवरऑल देखिए कट ऑफ के मामले में एससी एसटी से कितना ऊपर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जा रहे हैं, 43 से 47 और 25 से 30। तो दोस्तों एक बात आप क्लियर देख लीजिए कि आरक्षण से ना तो ओबीसी को कोई लाभ है, ना पहले थी ना अब है। आरक्षण के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे समाज को शूद्र बताया जा रहा है, जो कि आरक्षण की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जनरल कैटेगरी में भी डाल दिया जाए तो भी ज़्यादा का अंतर आ नहीं रहा और यही बात हमको देखने को मिली है। तो दोस्तों ये लोग हमें मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आप एक बार प्रतिशत देखिए किसकी कितनी है आरक्षण की, ठीक। एक बार देखिए एससी एसटी की 22%, मतलब कि उसको आरक्षण मिलता है, ठीक है। ओबीसी को जो है 27% और ईडब्ल्यूएस को जो है मतलब 10%। और ये जो जनरल कैटेगरी पर जो सीट के फॉर्म भरते हैं वो 41%, जो कि अनरिजर्व मानी जाती है। दोस्तों 27% जो है मतलब कि आबादी है। एक बात बता देता हूँ आपको दोस्तों, यादव, जाट, गुर्जर, ठीक है, ये 3 जो मार्शल कॉम्ब है, ये 3 ही जातियाँ मिल जाए तो पूरे एससी एसटी से दुगुनी तिनगुनी जाति की आबादी इनकी हो जाएगी। फिर भी देखिए ओबीसी के अंदर कितनी अधिक जातियां आती है। उसके बाद ओबीसी भी 2 भाग में बटा हुआ है, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी। तो देखिए ओबीसी की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 27% आरक्षण जो है मतलब कि कुछ भी नहीं है ओबीसी के लिए, ठीक है। जैसे कि लक्ष्मण यादव, हालांकि यादव विरोधी ही है, लेकिन आप उनके बहुत सारे चैनल देखेंगे तो उस पर लक्ष्मण यादव ने ये बात बताई है कि ओबीसी को जो आरक्षण मिलती है वो 50% से ऊपर की मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल रही है। और 27% आरक्षण से दोस्तों हम लोगों का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये आरक्षण मिले या ना मिले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एससी वाले की आबादी बहुत ही कम है यादवों से, या कह सकते हैं ओबीसी के मुकाबले तो इनकी आबादी खैर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यादव, जाट, गुर्जर, इन 3 जाति से ही इनकी आबादी बहुत ही कम है। तो दोस्तों सोच सकते हैं आरक्षण के नाम पे हमें बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इसलिए यादवों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, ओबीसी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अपर ओबीसी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें बेवकूफ़ बनाने का कोशिश मत कीजिए कि आप भी आरक्षण खाते हो, आप भी आरक्षण खाते हो। अरे हम ना के बराबर खाते हैं भाई। और ईडब्ल्यूएस की तो बात ही मत करिए, स्वर्ण समाज की आबादी ही कितनी है दोस्तों, फिर भी उनको 10% आरक्षण मिल रहा है उसकी एनुअल इनकम के आधार पे, तो वह कम कहाँ है। आगे देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी के बीच में अब डिफरेंस बताता हूँ। अपर ओबीसी के अंदर आप क्लियर पढ़ सकते हैं, ये गूगल के डाटा हैं, यादव, कुर्मी एंड द कोरी, ठीक है, विच वर कॉल्ड अपर ओबीसी। आपने देखा अपर ओबीसी क्यों है, आर वेल ऑफ ड्यू टू द ओनरशिप ऑफ सीजेबल अमाउंट ऑफ लैंड। दोस्तों क्योंकि यादव, कुर्मी, कोरी, दोस्तों ये बिहार की है, इसी वजह से। अगर पूरे देश की बात करें तो जाट, गुर्जर भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं अपर ओबीसी, ठीक है, इन 3 जातियों को बिहार में, ठीक, इन्हीं को सिर्फ टैग मिली हुई है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इनके पास जो है एक अच्छा खासा लैंड है, मतलब कि भूमि है या ज़मीन कह सकते हैं, और ज़मीन के मालिक रहे हैं, ठीक है। तो दी एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया राइज मैनी ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़ टू द स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे कि ज़मींदारी के सिस्टम और ज़मींदारी पर जो यादवों का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है और इसका स्टेटस रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब 80 के दशक में जातिवाद का क्रेज पूरे देश भर में था तो उस समय दोस्तों सुंदर सिंह यादव क्षत्रिय महासभा संघ के अध्यक्ष बने थे, जिनको सबसे बड़ा पोस्ट मिलता है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यादव क्षत्रिय नहीं होते। यादवों के क्षत्रिय होने के बहुत ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। वेद पुराण की दोस्तों बात ही छोड़िए, मनुस्मृति क्या कहता है, फिर भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है।
दोस्तों ग्रंथ की बातें कुछ और है, प्रैक्टिकल लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ कि यादव क्षत्रिय है, ठीक है। ग्रंथ में भी बात करूँ तो महाभारत की बुक में यादवों को क्षत्रिय लिखा गया। और दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि मनु स्मृति में जो है यादवों को शूद्र बताया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मनु स्मृति लिखने वाले लोग दलित होते हैं, और दलित को शुरुआत से ही यादवों से बहुत ही अधिक दिक्कत होती थी। दोस्तों यादव समाज अत्याचारी भी हुआ करते थे एक समय में, ठीक है। तो यादव समाज ने इतना दलितों पर अत्याचार किया, यादवों के मतलब कि ही नाजायज संतान कहा जाता है अहिरवार कास्ट को, ठीक है। अहिरवार एक कास्ट है, अहिरवार शायद अहिरवार है, एक कास्ट है जो कि दलित है, जिनको हम कह सकते हैं यादवों की ही नाजायज संतान है। दूसरी तरफ अगर जाट की बात करें तो जाट के का ही नाजायज संतान जाटव को बोला जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक। तो आगे आप देख लीजिए ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेज, जो ओबीसी की दूसरी टाइप है, जिसके अंदर जो है हु एट मतलब कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो जाति आती है, नाई आती है, जो बाबर लोग होते हैं, फिशरमैन लोग आते हैं, निषाद आते हैं, लोहार आते हैं, और भी दोस्तों बहुत सारी जातियां इसके अंदर आती है, ठीक है। तो मुझे उनके नाम याद नहीं है, बस इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि यादव समाज जो है अपर ओबीसी के अंदर आता है, इनका आरक्षण ना के बराबर होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी यादवों को जो है आरक्षण ओबीसी के का नहीं मिल पाता, क्योंकि ओबीसी के अंदर जो है लिमिट है दोस्तों, किसी एक ही जाति को सबसे अधिक आरक्षण नहीं दे दिया जाएगा, ठीक। उसके अंदर बहुत सारे जातियां हैं, और ठीक है दोस्तों ओबीसी में भी अपर ओबीसी जो है उसको तब आरक्षण मिलती है जब मतलब कि लोअर ओबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की जो जातियां हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तभी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आरक्षण से हमें उल्टा लॉस ही है, फ़ायदा नहीं है, और हमारे समाज का स्टेटस भी गिराया जा रहा है पूरे दुनिया में, ठीक है, मतलब पूरे भारत में, ठीक है। दोस्तों जब भी बात होती है राजपूत की, मीडिया लोग करते हैं, जो कि न्यूज़ की मेन एंकर होती है, चाहे अंजना ओम कश्यप की बात करने, उसके ऊपर भी कभी डिबेट कर लूँगा, श्वेता सिंह हो गई, तो ये लोग जो है जब राजपूत की बात आती है तो वह लोग कहते हैं कि क्षत्रिय क्षत्रिय, जो बार बार ढोंग करते हैं ये लोग, मतलब कि क्षत्रिय क्षत्रिय कह के और समाज को ये नीचा दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। और जब यादव की बात आती है बार बार पिछड़ी जाति बोल के अपमानित करती है। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कि आगरा हमें रिजर्वेशन का क्या मिल रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्रीमी लेयर में कौन से यादव जा सकते हैं और कौन से यादव क्रीमी लेयर के नहीं होते हैं। दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में देखिए क्या अंतर है। इनकम जो होने चाहिए 8 लाख के ऊपर यदि आप ओबीसी समाज से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस समाज से, ठीक है, मतलब कि जनरल कैटेगरी के अंदर ही हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी अपर ओबीसी में आ रहे हैं, ठीक। तो क्रीमी लेयर में जाने के लिए 8 लाख का इनकम आपके फैमिली को होने चाहिए साल भर का, और अगर मतलब कि उससे कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आप आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं। फैमिली इनकम जो होना चाहिए अबव 8 लाख होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट इंक्लूडेड, जो कि मतलब उनका मतलब कि ईडब्ल्यूएस का जो होता है इंक्लूडेड होता है, इनका नहीं इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और इन केस इन कम्पिटिटिव एग्जाम यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक रिलैक्सेशन, मतलब अब आरक्षण लेने के लिए हकदार नहीं है, और ये जो SC ST के ऊपर लागू होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए यू इंजॉय बेनिफिट इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन और कम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें आपको मतलब कि आरक्षण मिलता है। नो रिक्वायरमेंट टू सर्टिफिकेट, और कोई भी जाति जनगणना मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको लेने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आरक्षण तो मिलना नहीं है, और इसमें आपको ज़रूरत है क्योंकि आपको जाति के नाम पे आरक्षण चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेबल फॉर अपर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज का सबसे मज़ाकिया सवाल ये है, यादव जय भीम नमो बुद्धाय या फिर हमारे अपने महापुरुष को छोड़कर इनके झोला छाप अम्बेडकर के जो जिसने संविधान को कॉपी पेस्ट करी उनको क्यों माने। देखिए हम अपनी आपको इतिहास बताते हैं। 14वां डायनेस्टी का नाम सुने दोस्तों। डायनेस्टी का मतलब ये होता है कि उसके मतलब एक वंश, जैसे कि मुग़ल है तो मुग़ल के अंदर बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। अब बाबर से लेकर औरंगजेब तक वही डायनेस्टी यहाँ पर यादवों की भी थी। मैं उसके डायनेस्टी जब मैं बोलता हूँ उसके अंदर बहुत सारा मतलब कि राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ये जो 14वां डायनेस्टी है ये इसके अंदर जो राजा महाराजा है यादव लोग ही हुआ करते थे, चाहे वीरसेन अहीर की बात कर ले,
ऐसा यही और ऐसी गढ़ की बात करने आप लोग देख सकते हैं बस डाटा। मैं आपको किंग बताता हूँ, आप कहेंगे तो इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए किंग चीफ मेंशन ऑफ नास्तिक इंस्पिरेशन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के हैं राजा महाराजा। और इनके जो ऐसे राजा महाराजा हैं जो इनके डेट और तारीख हैं और आप बतला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए नेगिनियन रेवाल की क्षेत्र का, जो कि सेंट्रल इंडिया में आते हैं। और उसके बाद नॉर्थन इंडिया का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का। उसके बाद नेपाल रूलर जिसको गोपाल वंश कहा जाता है, गोपाल डायनेस्टी, जो आज से 700 ईसा पूर्व नेपाल में हुआ करता था, ठीक। उसके बाद मालवा देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे रूलर रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर दोस्तों जो है हरियाणा के अंदर ही राव तुलाराम जी भी आए थे, राव गोपाल देव भी आए थे, राव तुलाराम जी, राव तेज सिंह, राव भवन जी, राव बालकृष्ण, राव नंदराम और इस तरह के और भी आपको दिखलाता हूँ, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्यूनो डायनेस्टी रही है। दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप देख सकते हैं हमारे राजा महाराजा के नाम जो कि स्क्रीन के ऊपर हैं और डेट और तारीख है। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं हमारे कितने राजा महाराजा रहे हैं और आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर की ये जो राजा महाराजा है स्यूना डायनेस्टी के, आप इनको भी देख सकते हैं, जो जिसका राज जो है लगभग 11th सेंचुरी से ही था, ठीक है। 11th सेंचुरी से लेके 15-16 सेंचुरी तक स्यूना डायनेस्टी मतलब कि जो कि यादवों के ही सारे राजा महाराजा थे, उन्होंने शासन किया था। एक बार दोस्तों यूपीएससी की रैंकिंग देखिए, यूपीएससी भी भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें जनरल कैटेगरी का जो है 1 से लेकर 77 रैंक तक आना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। 26 से लेकर 333 तक ओबीसी का आना चाहिए, 93 से लेकर 320 तक दोस्तों ईडब्ल्यूएस का आना चाहिए। एससी का जो है लगभग 22 से लेके दोस्तों देखते 502, आपको समझ आना चाहिए 333, 320 और 502 में कितना अधिक अंतर है, ठीक है। और एसटी जो है उसका 120 से लेके 547 तक। तो देख सकते हैं दोस्तों आरक्षण से हम लोगों को कोई लाभ नहीं है और हम लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग राजशाही रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों मैंने कहा कि यादव जो है राजा महाराजा और मार्शल कौम से आते हैं, ठीक है। ये राजा महाराजा प्रमाण है कि यादव जो है एक क्षत्रिय कौम थी, राजा रजवाड़ों की कौम थी, एक मार्शल कौम थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बात, यही मैंने कहना चाहा कि मेरा सवाल यही है कि अपने क्रांतिकारी अपने महापुरुष को छोड़कर अंबेडकर को क्यों पढ़ूं, जिसने कभी यादवों के लिए कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं। और अब लास्ट मुद्दे पर हम चलते हैं वीडियो के। हाँ दोस्तों मैंने आपको लगभग सारे सवाल के जवाब दे दिया। अब आखिरी सवाल है, यादवों को चंद्रवंशी क्षत्रिय क्यों कहते? क्षत्रिय क्यों कहते? आपने जान लिया, हमारे राजा महाराजा रहे हैं, हमारे वॉरियर रहे हैं। राव तुलाराम जी ने लंदन की दीवारें हिला दी थी। स्यूना डायनेस्टी से लेकर 14वां डायनेस्टी तक यादवों का ही शासन रहा। गोपाल वंश भी रहा, नेपाल में भी रूलर रहे और मॉरिशस में भी राजा महाराजा यादवों के देखने मिल ही जाते हैं। इसी वजह से हम लोग क्षत्रिय हैं और हम लोगों का लड़ाई 1962 से रेजंगला से लेके कारगिल से लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक और आज भी जारी है। इसी वजह से हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं। और आखिरकार हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय कैसे हैं ये बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यादव चंद्रवंशी कैसे। आप पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व की आधी रात के आसपास हुआ था। उस रात चंद्रमा का 8वां चरण था। दोस्तों मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था भगवान चंद्रमा के इच्छा से हुआ था। मतलब कि इच्छा से नहीं, भगवान चंद्रमा की ये इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है उनके प्रेजेंस में हो, जब वह उपस्थित रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। इसी वजह से यादव लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसी वजह से यादव भी चंद्रवंशी हैं। और रही बात क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने युद्धें लड़ी है। और वो ग्रंथ के अंदर भी देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण, दादा श्री बलराम, साहित्य की और पूरा महाभारत यादवों के इतिहास से गढ़ा हुआ है। इसी वजह से यादव जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय है, ना कि शूद्र हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिला होगा।
तमाम तरह के सवाल के जवाबों का। ठीक है, अगले वीडियो में मैं अंजना ओम मोदी, जो कि आज तक की एंकर है, जो यादव समाज को बार बार सूत्र बताने का काम करती है, मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा और साथ ही और भी भीमटा को इसी तरह से एक्सपोज करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल जो है उतनी बड़ी नहीं है, हालांकि मैंने वीडियो बनाना भी आजकल ही शुरू किया है, महीना भर भी नहीं हुआ। इसी वजह से दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को दबा दें, ताकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ को हमेशा बुलंदियों से रखूं, आपके सम्मान पे कभी भी आँच ना आए, उससे पहले मैं अपनी छाती आगे कर दूं, तो आप हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह ओम यादव को प्यार दिया, हमें भी दे। दोस्तों, हम सभी यादव एक ही है जो आपके लिए काम कर रहा है। सारा मतलब कि सारे लोगों को आप सपोर्ट करें। जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्णा।